सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी, और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान करा दे आपसे परिचय, हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल और ब्रिटेन में लॉकडाउन का भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्यों है फोकस में, हमें बताएंगे वरुण। एम्फी की तरफ से शेयरों के रिक्लासिफिकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं, ये हम जानेंगे देवांशी आशर से। उससे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डालते हैं। तो आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए बाजार। सेंसेक्स की लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 48,438 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 67 अंकों की बढ़त के साथ 14,199 के स्तर पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा, उस पर भी एक नजर डालते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 986 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 490 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और आज के बाजार पर एडिटर्स डे के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। शानदार तेजी बाजार में आज हमें देखने को मिली, रिकॉर्ड क्लोजिंग बाजार की। आज बाजार की मजबूती का एक्शन कहां से नजर आया? भारतीय बाजारों के लिए आज एक बेहतरीन, बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कुछ खराब होना था बाजार में तो वो आज हो सकता था। इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जहां एक अच्छा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हुए थे ना 3:30 बजे, डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 पॉइंट ऊपर थे। उसके विपरीत अमेरिकी बाजारों में कल देर रात हुई बड़ी कमजोरी, 700 पॉइंट तक डाउ लुढ़का भी और फाइनली 300-350 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। लेकिन इन सबको देखने के बावजूद भारतीय बाजार हल्की सी कमजोरी के साथ खुले, थोड़े से और नीचे फिसले, लेकिन शुरुआती आधे पौन घंटे में ही बाजारों ने बॉटम बनाकर रिकवरी दिखाना शुरू किया और दिन के दौरान धीमे धीमे रिकवरी दिखाकर बाजार ऊपर आते दिखे। तो जो तेजी बनी, रिकवरी बनी, वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था। दूसरी बात, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए बाजार निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लगातार 7वें दिन एक और नया रिकॉर्ड बनाया तेजी का, इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। पहली बार 42,200 के दर्शन हुए और सेंसेक्स भी 48,500 के बेहद करीब पहुंचने की तैयारी करता हुआ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन दोनों के साथ साथ बैंक निफ्टी, जो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से एकदम ठंडा, अटका हुआ, थका हुआ नजर आ रहा था, आज बैंक निफ्टी ने जबरदस्त दम दिखाया और प्राइवेट बैंक्स वापस इस तरह से दौड़े कि पूछे मत। 31,500 के पार निकलकर बैंक निफ्टी ने भी अच्छी खरीदारी की। तो अब बड़ा सवाल है कि जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे, डाउ फ्यूचर्स भी कोई खास ज़्यादा नहीं, 70-75 पॉइंट ऊपर थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय बाजार ऐसे भाग चले? तो पहला और सबसे बड़ा कारण एफआईआईज की दमदार खरीदारी। कल के सेशन में एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदा दम लगाकर, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, वो भी अच्छी खासी। तो सबसे बड़ा जोश वहां से आता हुआ दिखा। दूसरा, बाजार में लोग ये मान रहे हैं कि इस तरह के हल्के फुल्के करेक्शन आपको आएंगे। और करेक्शन की वजह क्या थी? ब्रिटेन में लॉकडाउन लगना, जॉर्जिया के इलेक्शन। तो ऐसी कोई नई और बड़ी बात नहीं जो कि आपको पहले से पता नहीं। तो उस करेक्शन में लोग शॉर्ट भी कवर कर रहे हैं और फ्रेश खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन इसी करेक्शन के दौरान जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर बाजार वापस से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। तकनीकी तौर पर तो बाजार मजबूत है ही, और ऐसे में जो अगर पिछड़ा हुआ सेक्टर बैंक निफ्टी है वही ब्रेकआउट दे, वही खरीदारी दिखाए तो कहने क्या। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बाजारों में जोश बढ़ते हुए दिखे। तो एक और ग्लोबल मार्केट्स के करेक्शन को भारतीय बाजारों ने आसानी से पचाया ही नहीं, बिल्कुल एंजॉय किया और पूरी की पूरी स्क्रीन पर खरीदारी के साथ दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आज का सेशन बेहद शानदार और एक और ऐतिहासिक दिन। शुक्रिया अनिल जी। क्योंकि जोश का माहौल है बाजार में, तो अब कल क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, और लेवल्स पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिला, हमारे सहयोगी कुशल का रुख करते हैं। कुशल, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट था?
जी, तो बाजार में आज दूसरे दिन इस हफ्ते में बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली। 14,200 के पार निफ्टी जाता हुआ दिखा। साथ ही बैंक निफ्टी आज का स्टार परफॉर्मर निकला। करीब 500 अंकों का उछाल जो है हमें इसमें देखने को मिला दिन के दौरान। वहीं अगर आप देखें तो गेनिंग ग्राउंड्स में एक्सिस बैंक सबसे बेहतरीन तेजी यहां पर बनी। 6.5% का अपमूव इसने दिखाया। साथ ही जो बेहतरीन Q3 अपडेट्स आए हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, उस वजह से यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई और इंडसइंड बैंक भी पीछे नहीं था और एचडीएफसी लाइफ में भी आपको एक शानदार अपमूव देखने को मिला। वहीं लूजिंग ग्राउंड्स में देखेंगे तो ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स जो मेटल काउंटर्स थे खासकर, वहां पर आपको बिकवाली का रुझान जो है ग्लोबल संकेतों से आपको गिरावट का रुझान यहां पर देखने को मिला। साथ ही आईटी स्पेस लगातार आज के दिन भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कल आप देखिए टीसीएस करीब 4% की तेजी दिखाई थी इसने और आज भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की अपमूव इस स्टॉक ने दिखाई। साथ ही टाटा इलेक्साई, विप्रो जैसे शेयरों में भी 3 से 4% का अपमूव हमें दिन के दौरान देखने को मिला। वहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर स्टार परफॉर्मेंस निकल कर आई थी। आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 4% का शानदार अपमूव आज के दिन में दर्ज होता हुआ दिखा। वहीं एनबीएफसी स्पेस में भी 3 से 4% की अपमूव थी, जहां पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी का रुझान आज आपको। और मेटल स्पेस जो मैं आपको बात कर रहा था कि ग्लोबल संकेतों की वजह से कहीं ना कहीं नालको, टाटा स्टील, सेल जैसे शेयरों में 1.5 से 2% की बिकवाली नजर आई। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो आरवीएनएल बेहतरीन तेजी यहां पर रही। करीब 16-17% का बेहतरीन अपमूव यहां पर रहा। एमआरपीएल जो राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में भी आपको रेकमेंड किया था, यहां पर भी तेजी बनी। और अंत में एक्सिस बैंक जो किरण जी ने आपको रेकमेंड किया था, यहां पर भी इसके टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आए। फिलहाल शुक्रिया आपका कुशल। बाजार की जानकारी और हम तक पहुंचाने के लिए आज के खास मेहमान विकास सेठी जी का रुख करते हैं। विकास जी, बाजार की इस तेजी में अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की जरूरत है, क्या उम्मीद रखें ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? साथ ही कल के लिए ट्रेडिंग का मौका कहां पर बनेगा और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, जो हमारे बाजार है बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी तेजी के मूड में है। जैसे अनिल जी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अगर बाजार को करेक्ट होना था तो आज का दिन सबसे उपयुक्त दिन था जब करेक्शन एक हो सकता था। बिकॉज कल हमने यूएस के बाजारों में एक अच्छी खासी गिरावट देखी, बट उसके बावजूद हमने आज भी सुबह जरूर बाजार एक बार थोड़े वीक खुले थे, बट उसके बाद तुरंत ही आधे घंटे के अंदर रिकवरी हो गई। एफआईआईज की लगातार खरीदारी चल रही है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी इस क्वार्टर के अच्छे आने की उम्मीद है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा ड्रीम रन चल रहा है बाजार का और मुझे लगता है इस तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने का ही मौका है। बट खाली इतना ही ध्यान रखना है कि क्वालिटी स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जो डड स्टॉक्स भी चल रहे हैं इस भेड़चाल में, मुझे लगता है उनसे दूर रहना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। जहां तक कल के लिए स्टॉक का सवाल है, मेरा कल का पिक रहेगा एक फार्मा स्टॉक। आज हमने बाजार बंद होने के बाद यूएस एनवाई को बात बोलते हुए सुना कि चाइना के सामने, मतलब चाइना को के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत कुड बी है बिग मार्केट और बिग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूएस। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है फार्मा सेक्टर पूरा कल फोकस में रहेगा और वहां से मैंने एक शानदार कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा को पिक किया जो कि आज 517 के लेवल पे बंद हुआ है। मुझे लगता है कल इसमें 535 तक के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 510 रुपए का। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक सस्ता है। फिर कोविड से रिलेटेड भी इनकी कुछ कुछ दवाएं हैं। उसके अलावा हाल ही में यूएस एफडीए से भी अच्छे खासे अप्रूवल्स मिले हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है जो कि कल के लिए खरीदारी करने की सलाह है। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है, पोजिशनल पिक के तौर पे मुझे एसबीआई कार्ड्स करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। आज ये स्टॉक 900 कुछ 15-16 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और जिस तरह से हाल ही में एचडीएफसी कार्ड जो कि नंबर 1 कार्ड इश्यूअर है इंडिया में, उस पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे, तो उसका फायदा एसबीआई कार्ड जो कि नंबर 2 प्लेयर है उसको बिल्कुल होना है। और वैसे भी आईपीओ प्राइस से बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक नहीं है, तो इस स्टॉक को पोजिशनल तौर के रूप में बिल्कुल खरीदना चाहिए 915 के आसपास। इसमें मेरा पोजिशनली 975 का टारगेट है और 895 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इंट्राडे में दिन भर की खरीदारी ग्लेनमार्क फार्मा में करने की सलाह और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए एसबीआई कार्ड्स रेकमेंड किया है विकास जी ने। बातचीत जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले सरकार का फोकस सीएनजी स्टेशन लगाने पर है। ऐसे में जान लेते हैं क्यों सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां फोकस में हैं और वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण से जानते हैं। वरुण, बताइए।
देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। आप आईजीएल ले लीजिए, एमजीएल ले लीजिए, गुजरात गैस ले लीजिए, इन सभी काउंटर्स में जम के खरीदारी है। काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो आपने देखा कि लॉकडाउन के समय और उसके बाद भी किस तरह से सीएनजी के जो वॉल्यूम्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। इसके अलावा सरकार जो है उस पूरे सेक्टर को काफ़ी हद तक मदद कर रही है, काफ़ी हद तक सहारा दे रही है। आपने हाल ही में सुना कि किस तरह से सरकार ने कहा कि बाकी जो कोयला या फिर बाकी फ्यूल्स है उसका इस्तेमाल कंपनियों को कम करना है, जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कम करना है और जल्द से जल्द इन इंडस्ट्रीज़ को पीएनजी के तरफ मूव करने के लिए कहा गया, यानी कि गैस बेस्ड प्रोडक्शन की तरफ मूव करने के लिए कहा गया। और नमूरा की एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि इस कदम से जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा होगा, खासकर जो पीएनजी वॉल्यूम्स है उनमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मार्जिन भी इन कंपनी के बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी फ्यूल्स के मुकाबले जो गैसेस है वो करीब 40 से 60% डिस्काउंट पे है, यानी कि अब भी उन प्राइसेस को मीटअप करने के लिए काफ़ी गैप जो है वो फिलअप करना बाकी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में भी ये जो गैस कंपनीज है इनके मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। आईजीएल को नमूरा ने अपना टॉप पिक बताया है। एमजीएल इनका कहना है कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और गुजरात गैस के लिए नमूरा का कहना है कि मोरबी में जिस तरह से कोल गैसीफायर्स का इस्तेमाल बंद किया गया है उसके चलते जो गैस का कंजम्पशन है वो बढ़ा है, जिसका भरपूर फायदा गुजरात गैस को होगा। इसके लिए गुजरात गैस पे 475 का लक्ष्य है, एमजीएल पे 1300 और आईजीएल पे 650 का लक्ष्य इन्होंने सुझाया है। इसके अलावा आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिआइटरेट किया कि अगले कुछ साल में 10,000 सीएनजी स्टेशन लगाने का लक्ष्य और 4 से 5 साल में 16,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइंस का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। तो ये भी जो है इन पूरी गैस कंपनीज के लिए एक बड़ी खबर है, जिसके कारण भी आपने देखा इन सभी कंपनीज में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। जी वरुण, बिल्कुल आपने इनफैक्ट जिक्र भी किया, आज कोची बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा है ये भी एक बार सुन लेते हैं। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते हैं और एम्फी के रीक्लासिफिकेशन पर जरा कुछ जानकारी लेते हैं। एम्फी ने दरअसल शहरों के रीक्लासिफिकेशन में कुछ बदलाव किए हैं। देवांशी से जरा समझते हैं। देवांशी, ये बदलाव क्या है जो एम्फी ने किए हैं शहरों में? जी, एम्फी ने अपना सेमी एनुअल रिव्यू पूरा कर दिया है और स्टॉक्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। और आप देखिए रिक्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने देखा कि करीब 36 स्टॉक्स हैं जिनकी कैटेगरी में बदलाव होते हुए दिखे हैं। इसमें 6 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होते हुए दिखे हैं, 11 स्टॉक स्मॉल कैप में थे जो मिड कैप में शिफ्ट होते हुए दिखे हैं और वहीं 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मिड कैप में थे लेकिन अब स्मॉल कैप में शिफ्ट होते हुए दिखे हैं और 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से मिड कैप में शिफ्ट होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले वो कैटेगरी जो कि मिड कैप में थे लेकिन अब बढ़कर लार्ज कैप में आते हुए दिखे, उसमें इंटरेस्टिंग नाम जैसे कि येस बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइज, जुबिलेंट फूड और साथ ही ग्लैंड फार्मा होते हुए दिखे हैं। वहीं स्मॉल कैप से मिड कैप में हमने देखा लॉरस लैब, इंडिया मार्ट, डिक्सन टेक, एस्ट्राजेनेका फार्मा, दीपक नाइट्राइट, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सुविन फार्मा, ये स्टॉक्स हैं जो कि शामिल होते हुए दिखे। और लार्ज कैप से मिड कैप में जो स्टॉक्स हैं जो शिफ्ट होते हुए दिखे हैं उसमें हमने देखा एमआरएफ, यूनाइटेड ब्रिवरीज, कॉनकोर, बैंक ऑफ बड़ौदा और मैक्स हेल्थ, ये स्टॉक्स हैं जो शिफ्ट हुए हैं। और वहीं इंटरेस्टिंग नाम मिड कैप से स्मॉल कैप में आते हुए दिख रहे हैं जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग नाम पीवीआर का आता हुआ दिख रहा है, वी-गार्ड का आता हुआ दिख रहा है, एसकेएफ इंडिया, सीएससी, अपोलो टायर्स और कजारिया सिरामिक्स हैं जो कि मिड कैप में थे लेकिन अब स्मॉल कैप में आते हुए दिखे हैं। शुक्रिया देवांशी जानकारी के लिए आपका। नए कोरोना वायरस के वेरिएंट के चलते ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। अब किन भारतीय कंपनियों के कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है, एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का। कुशल, यूके लॉकडाउन का भारतीय कंपनियों पर क्या असर?
जी, तो यूके के मार्केट में अब कोरोना वायरस की साफ चिंता हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पीएम बोरिस जॉनसन ने जो है नेशन वाइड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इससे जितने भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, अगर आप देखें तो पिछले 7 दिनों में यूके में लगातार हर दिन 50,000 से ज्यादा नए मामले आते हुए दिख रहे हैं। जो नया कोरोना वायरस स्ट्रेन है, इसका इंपैक्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उस पर पड़ता हुआ दिख सकता है। खासकर ऑटो कंपनी जिनका फोकस और जिनका एक्सपोजर जो है यूके से आता है, जैसे टाटा मोटर्स, करीब 16-17% का रेवेन्यू यहां से इनका आता हुआ दिखता है। और आईटी कंपनी यहां पर सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को नहीं मिली। जब इस खबर का ऐलान किया गया था तो फर्स्ट सोर्स और टीसीएस यहां पर आप देखिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एफएसएल का 42% आता हुआ दिखता है यूके से, पर यहां पर उस चीज का इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखा। तो आईटी काउंटर्स जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से वहां पर आपको कोई भी इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है इस लॉकडाउन के खबर का। वहीं ऑटो स्पेस, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, वहां पर इंपैक्ट हो सकता है। और साथ ही जो यूरोपियन ओवरऑल अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो जो भी स्टॉक्स का फोकस वहां पर है, मिसाल के तौर पर मदरसन सुमी और साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील जैसे शेयर जिनका 40 से 50% रेवेन्यू वहां से आता हुआ दिखता है, उन पर आगे के लिए हो सकता है कि थोड़े दिन की आपको मुनाफा वसूली या बिकवाली का रुझान जो है इनमें देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है कि जो लॉकडाउन मिड फरवरी तक बात की गई है वो आगे भी एक्सटेंड होता हुआ दिखे। आपका कुशल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर बहुत स्वागत है आपका। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन कल के लिए बताएंगे आज आप? नमस्ते स्वाति जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। 2 ऑप्शन बता रहा हूँ आज, एक तो एमएफएसएल और दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। पहले लेते हैं एमएफएसएल, जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंश्योरेंस के बिजनेस में। तो यहाँ पे जनवरी महीने की 720 की कॉल लेने की मैं सलाह दे रहा हूँ। 26 रुपए 40 पैसे जो लास्ट क्लोज है वहां पे लिया जा सकता है, और स्टॉप लॉस रखे हैं इसमें 22 रुपए, टारगेट रहेगा 33 रुपए का। इसके अंदर हमने देखा कि करीब 5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और स्टॉक 2% ऊपर गया था, और ये जो आज का जो क्लोज था ये इसका ऑल टाइम या लाइफ टाइम हाई कह सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, और वहां पे हमने देखा कि 6% ओवर इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक 4% से ऊपर था। तो नॉर्मली जब इतना 4% जैसा स्टॉक ऊपर होता है तो ऐसे वक्त में ऑप्शन की प्राइसिंग भी महंगी होती है, और जो इन्वेस्टर चाहे उसका सस्ता ले सकता है। तो मैं सलाह तो ये दे रहा हूँ कि जनवरी 2600 की कॉल 63 रुपए ली जा सकती है, 51 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा नीचे लेना तो थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रहेगा 51 रुपए का एक, और टारगेट आपका रहेगा 80 रुपए। ध्यान रखिए 5 या 6 दिन से ज्यादा अगर ये ऑप्शन चले तो फिर इनसे निकल जाइए, बिकॉज उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो या तो आपका टारगेट हो जाएगा या ओपन या स्टॉप लॉस होगा, और दोनों में कोई भी नहीं हो तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलें। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, लगातार 7 सत्र की तेजी, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है और किन लेवल्स पर नजर है कल? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ये बात तो सही है कि अमेरिका की तरफ देखना होगा, और उम्मीद करें कि 75 पॉइंट ऊपर जो डाउ फ्यूचर्स है उससे बेहतर ट्रेडिंग सेशन हो, क्योंकि कल अगर गिरावट हुई है, आज फिर से अगर अमेरिकी बाजारों में गिरावट होती है और अच्छी खासी होती है तो फिर भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा ऊपर के लेवल पर संभलना मुश्किल होगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन लग ये रहा है कि ग्लोबल सेटअप परफेक्ट है, कोई खास दिक्कत की बात नहीं, और ब्रिटेन की तरफ से भी एक स्टिमुलस पैकेज आया है तो वो भी थोड़ी सी सेंटिमेंट सुधारने का काम करेगा दुनिया भर के बाजारों का। तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स कैसे क्या रहते हैं, वो तो आपके लिए शुरुआत करने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर चढ़ेंगे। और इस लिहाज से 13,950 14,050 ये 100 पॉइंट की रेंज बाजारों के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं। कल बुधवार है और परसों वीकली एक्सपायरी के पहले का एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। 14,200 पर बंद हुए। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 14,400 14,500 की तरफ तेजी से बढ़ने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी और जगह है अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 31,000 बेहद मजबूत सपोर्ट है, लेकिन जिस लेवल को बैंक निफ्टी ने पार करके
के ब्रेकआउट दिया है वो है 31,400 और 31,500 का। तो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए 31,400 31,500 की रेंज का होगा, वो भी आसानी से टूटने वाला नहीं है। हल्की रुकावट का लेवल है 32,000 के आसपास, उसको पार करने के बाद लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का 32,600 के आसपास है। देखिए 12,400 के लाइफ टाइम हाई को निफ्टी कभी से पार कर चुका और 14,000 के ऊपर भी आ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में 32,600 का लाइफ टाइम हाई जनवरी का अभी भी पार होना बाकी है। तो उसकी तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ने की कोशिश करेगा, उससे पहले 32,000 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है। एफआईसी की खरीदारी के आंकड़े आज भी आपको दमदार दिखेंगे, खाली थोड़ा सा देखना है कि पुट कॉल रेशियो वगैरह में बहुत ज़्यादा ओवरबोट ना हो जाए। अगर वैसा हुआ तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आएगी, लेकिन एक चीज़ बेहद साफ है, इस बाजार में शॉर्ट करने के बजाय गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। जो कुछ भी बाजार में करेक्शन आ रहे हैं दिन के दौरान, मुश्किल से आधा दिन का एक दिन का करेक्शन होता है, बाजार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं और आज भी वैसा ही हुआ है। तो कल फिर एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। नज़र सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स पर रखनी है ताकि शुरुआत वहां से मिले, फिर भारतीय बाजार अपने दम पर चलेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल जी कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल कहां मौका बन रहे हैं ऑप्शन में? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव साइड पे है और मार्केट में तेजी के ही मौके ढूंढने हैं और कल भी हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 14,200 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। तो कल के सेशन के लिए 14,200 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 69 के आसपास क्लोज हुआ है करंट वीक की एक्सपायरी का। इसको 69 पे बाय करेंगे, सिर्फ 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे। वो टारगेट हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 110 के आसपास, क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो जिस तरीके से पुट राइटर्स एग्रेसिव है 14,000 14,100, सो ये दिखाता है कि बेस मार्केट का हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और कॉल राइटर्स भी काफी दूर अब कॉल राइटिंग कर रहे हैं जो कि करीब 14,500 के आसपास है। तो मार्केट का मोमेंटम तो लगता है कि ये सीरीज में ये वीकली सीरीज में मार्केट यहाँ से 14,200 14,300 की रेंज में मूव होता हुआ दिखना चाहिए। तो 14,200 का कॉल ऑप्शन बाय करके कल के सेशन में ट्रेड करना चाहिए। तो हमें लगता है कि 110 तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। उसमें हमें अशोक लीलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक काफी समय बाद 100 रुपीज के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है और जिस तरीके का आज एक्शन था और जो बाइंग एक्शन आज के सेशन में देखने को मिली, हमें लगता है अशोक लीलैंड को भी कल के सेशन के लिए बाय करना चाहिए। 102 का स्टॉप लॉस रखें और 112 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज शो में शामिल होने के लिए। और अंत में विकास जी रफ्तार से बताएं कि लॉन्ग टर्म पिक आज आपकी कौन सी होगी? बिल्कुल साथी, देखिए समय का अभाव है मुझे मालूम है, तो HDFC AMC मेरी लॉन्ग टर्म पिक रहेगी। स्टॉक आज 3,091 के आसपास बंद हुआ है। एक शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी पेडिग्री है, अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है और जिस तरह से बाजार एक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है 14,200 के लेवल पे, इस तरह की कंपनियों को बहुत उसका फायदा होना। और फिर हाल ही में नवनीत मनोज जी जिनका की एक सराहनीय ट्रैक रिकॉर्ड रहा है SBI म्यूचुअल फंड में, उन्होंने इसमें MD और CEO का कार्यभार संभाला है, तो इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 3750। ओके, HDFC AMC में लंबी अवधि की खरीदारी करें। बहुत शुक्रिया विकास जी शो में शामिल होने के लिए और आप सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जी बिजनेस देखते रहिए, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।